और दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों क्लास 7 में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था पर्यावरण एनवायरनमेंट को। आज हम सभी पढ़ेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर इनसाइड अवर अर्थ। ठीक, तो सभी को दोस्तों अंत तक बने रहना है वीडियो में, क्योंकि एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पढ़ तो आप ये खुद भी सकते हैं, लेकिन मेरे पढ़ाने का मकसद क्या है, क्योंकि दोस्तों जो एनसीईआरटी है याद रखना एक समेरी है। क्या है? समेरी। और इसे डिकोड कर कर जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा, है ना, और चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और जिससे आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे पीसीएस या यूपीएससी किसी भी चीज़ का, तो दोस्तों जिसमें मतलब थोड़ी सी समझ चाहिए होती है उसमें आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आपकी स्टडी को आसान बनाने में थोड़ा सा प्रयास हम भी करते हैं। ठीक, तो सभी को लास्ट तक बने रहना है। तो दोस्तों कह रहा है अब हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। क्या है? हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। तो दोस्तों सभी को पता है हमारी जो पृथ्वी है वो दो प्रकार से गति कर रही है। एक तो परिक्रमण गति कर रही है ना, जो कि हम पढ़ चुके हैं, है ना। पृथ्वी की गतियाँ वाला चैप्टर जब हमने क्लास 6 में पढ़ा था तो उसमें अच्छे से समझा था। एक तो है दोस्तों पृथ्वी की परिक्रमण गति, जिसे हम लोग कहते हैं पृथ्वी की रेवोल्यूशन, है ना, जो रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ये पृथ्वी की परिक्रमण गति कहलाती है। लेकिन दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष के परिता भी एक लट्टू की तरह घूम रही है, जिसे हम लोग रोटेशन कहते हैं या घूर्णन गति कहते हैं या पृथ्वी की परिभ्रमण गति कहते हैं। ठीक, तो अच्छा ये तो होगी दोस्तों दोनों बाहर की गति पृथ्वी की। लेकिन पृथ्वी जो है दोस्तों अंदर से भी है, पृथ्वी में अंदर से भी गति हो रही है। ये हो सकता है कि कुछ को पता हो और कुछ को ना पता हो। ठीक, अंदर में कैसी गति हो रही है उसी में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, ये सब भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो वो सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, पहले यहाँ पर देख लेते हैं बॉक्स में क्या करा है। विश्व की सबसे गहरी खान। देखिए दोस्तों ये बॉक्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि इससे डायरेक्ट मतलब यही उठाई लिया जाता है। यहाँ तक कि प्रीलिम्स के लिए ही नहीं, मेंस के लिए भी यहीं से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। ठीक, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। अच्छा देखिए 6 किलोमीटर ही तक खोज चुके हैं, और ये जो है विश्व की सबसे गहरी खान है। और पृथ्वी की त्रिज्या पता कितनी है? 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर ये पृथ्वी की त्रिज्या है। मतलब अगर पृथ्वी के केंद्र तक जाना है, यहाँ तक जाना है, ये वाला हिस्सा यहाँ तक जाना है, तो आपको 6371 किलोमीटर तक खुदाई करनी पड़ेगी। तो आप समझ लीजिए खाली अभी तक कितना खोद पाए हैं, 6 किलोमीटर तक खोद पाए हैं। ठीक, 6 किलोमीटर तक। और जो गहराई है सबसे गहरी खान की वो कितनी है? 4 किलोमीटर। तो समझ लीजिए 6371 कितना ज़्यादा है। और वहाँ तक पहुँचना अभी तो एकदम असंभव है। ठीक, क्योंकि जितना आप नीचे जाओगे दाब और ताप इतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा कि वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा अभी के हिसाब से तो पूरी तरह से असंभव है, इम्पॉसिबल है। ठीक, अब आगे देखिए क्या कह रहा है। पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बनी है। पृथ्वी जो है दोस्तों जैसे आप लोग प्याज को छीलते हो तो एक परत हटती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है। सेम दोस्तों पृथ्वी भी सकेंद्रीय परत से, मतलब कि सेम जो परत है दोस्तों पृथ्वी की भी जो है वो सकेंद्रीय परतों से बनी हुई है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं। ये देखिए दोस्तों ये वाला जो भाग है ऊपर वाला, ये कहलाता है दोस्तों पर्पटी। ठीक, जिसमें दोस्तों एक मिट्टी की पतली परत से ढकी होती है, ये है ना। और दोस्तों इसी में दोस्तों खनिज चट्टान सब पाए जाते हैं। परत परत को पर्पटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है, बिल्कुल आपको दिख भी रहा होगा। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर। अच्छा देखिए यहाँ से अब क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा। अगर पूछ दे कि जो महाद्वीपीय संहति है उसमें भूपर्पटी की जो मोटाई है वो कितनी है, तो आपको याद रखना है 35 किलोमीटर। लेकिन अगर समुद्री सतह में पूछ दें कि ये भूपर्पटी की जो मोटाई है वो कितनी है, तो दोस्तों याद रखना 5 किलोमीटर। देखिए ऐसे समझते हैं, ये आपको पता है जो सागर है ऊपर महाद्वीप है, इधर सागर है। अब सागर का मतलब ये नहीं कि सागर एकदम नीचे तक है 6371 किलोमीटर तक। सिंपल सी बात है, सागर भी तो किसी ना किसी परपटी पर ही होगा, है ना, किसी ना किसी प्लेट पर ही तो सागर भी टिके हुए हैं। बस इतना सा अंतर है कि जो भूपरपटी वाला भाग है वो ऊपर है, मतलब कि जो महाद्वीप वाला, और जो सागर की प्लेट है, सागर वाला भाग है, वो नीचे है। इसलिए दोस्तों ये जो भूपरपटी की मोटाई है ये हो जाती है ज़्यादा, मतलब ये है 35 किलोमीटर, और जो सागर की मोटाई है ये मान लीजिए इतनी होगी।
सागर की जो प्लेट है, तो इसकी जो मोटाई होगी दोस्तों ये होगी सिर्फ 5 किलोमीटर। तो अब आप लोग अच्छे से याद रखना, जो महाद्वीपीय संहति है इसकी मोटाई 35 किलोमीटर है, और जो महासागरीय संहति है इसकी जो मोटाई है दोस्तों सिर्फ 5 किलोमीटर है। अच्छा, अब आगे समझते हैं कि ये बने किस किस से हैं। ठीक, महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना खनिजों से बनी है। अच्छा, ये जो महाद्वीपीय संहति है वो बनी है सिलिका, ठीक, सिलिका प्लस एल्यूमिना खनिजों से। इसलिए दोस्तों इसे क्या कह दिया जाता है, इसे कह दिया जाता है Cl। क्या कह दिया जाता है दोस्तों, इसे कह दिया जाता है Cl। तो याद रखना ये तो Cl होगा, और अगर महाद्वीपीय वाला पूछ दे तो वो उसे कहा जाएगा सीमे, क्योंकि वो बनी है सिलिका प्लस मैग्नीशियम से। किससे बनी है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से। देखिए क्वेश्चन जितने भी बनेंगे इससे इंपॉर्टेंट होंगे, आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ इस क्लास पर फोकस करना है। बहुत लंबी क्लास नहीं चलनी है, बस आपको पूरा मन लगाकर जितनी भी देर है इस वीडियो में सिर्फ यहीं अपना मन लगाए रहिए पूरी तरह से। तो दोस्तों इतना समझ गए, जो महाद्वीपीय संहति है वो बनी है सिलिका प्लस एल्यूमिना से, जिसे हम लोग Cl भी कह देते हैं। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सीमे कहा जाता है। ठीक, और दोस्तों अगर बात करते हैं जो क्रोड है, अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक, वो भी समझेंगे। निफे, जिसे निफे कहते हैं, निकल और फेरस से बनी हुई है। परपटी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 3200 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। देखिए दोस्तों इस वीडियो को आप लोग 2 बार जरूर देख लेना, अगर ना मन हो 2 बार देखने का तो 1 बार देखकर एक बार इसका नोट से जरूर बना लेना। कुछ जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो पेपर में जो है आ सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों एक तो आप समझ गए 35 किलोमीटर महाद्वीपीय संहति में भू परपटी की बात कर रहे हैं मोटाई, 5 किलोमीटर होगी किसमें दोस्तों, 5 किलोमीटर होगी महासागरीय संहति में। फिर ये जो मतलब महासागरीय, ठीक, और ये जो दोस्तों महाद्वीपीय संहति है ये किससे बनी हुई है, ये बनी हुई है दोस्तों सिलिका प्लस एल्यूमिना से, इसीलिए इसे Cl कहते हैं। और जो दोस्तों ये वाली है ये बनी हुई है सिलिका प्लस मैग्नीशियम से। किससे बनी है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से, इसीलिए दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सीमे, है ना। अच्छा, अब बात आएगी मेंटल की। देखिए जैसे कि यहाँ पर दिखाया भी गया है, ये देखिए, ये मान लीजिए हम लोग पृथ्वी का यहाँ पर अंदर की तरफ चल रहे हैं, ठीक, पृथ्वी के अंदर के भाग में चल रहे हैं। तो दोस्तों ये जो ऊपर वाला तो भूपर्पटी हो गया। अच्छा, ये जो नीचे वाला है ना, ये दोस्तों कहलाता है मेंटल। क्या कहलाता है, मेंटल। और यहाँ पर दोस्तों ताप दाब अधिक है, ठीक, क्या है, ताप दाब अधिक है। तो जो चट्टान है वो ठोस फार्म में या सॉलिड फार्म में नहीं रह पाती, यहाँ पर चट्टान जो है वो पिघले हुए फार्म में रहती हैं, जिसे कहा जाता है मैग्मा। अब सिंपल सी बात है, कोई चीज़ पिघली है तो उसमें गति तो होना ही होना है। तो जब ये जो मोल्टन रॉक्स हैं, जो चट्टाने हैं पिघले हुए फार्म में हैं, इनमें गति होती है ना। और इसमें दोस्तों गति के कारण इसमें करंट कार्य करता है, कन्वेंशनल करंट, जिसे हम लोग संवहनीय धारा कहते हैं। और इसी धारा से ही दोस्तों, इसी संवहनीय धारा से जो कि वृत्तीय गति में है ना, इसी धारा की वजह से महाद्वीपीय ये जो चट्टान है दोस्तों, ये जो मोल्टन रॉक है, जो पिघली हुई चट्टानें हैं, इसमें गति होती, कैसी होती है, वृत्तीय गति। और वृत्तीय गति होने के कारण ही दोस्तों जो महाद्वीपीय प्लेटें हैं और जो महासागरीय प्लेटें हैं, इनमें गति हो रही होती है, इनमें दोस्तों गति हो रही होती है। जैसे कि अपनी जो इंडियन प्लेट है वो कहाँ टकराएगी जाके, पहले कहाँ पर थी अपनी इंडियन प्लेट, पहले यहाँ पर, कहाँ, यहाँ पर थी कहीं, ठीक, यहाँ पर कहीं थी, और ये टकराएगी जाके कहाँ, 1 मिनट, अपनी जो इंडियन प्लेट है ना दोस्तों, ये पहले कहीं मान लीजिए यहाँ पर कहीं थी, और यहाँ पर ये क्या था, यूरेशियन प्लेट, और बाद में आके यहाँ से टकरा गए। ये सब गति हो रही है। यहाँ पर जैसे टकराई दोस्तों, बीच में था 33 सागर। 33 सागर में भी दोस्तों क्या भरे थे, अवसाद, क्योंकि जो यूरेशियन प्लेट है इससे नदियाँ काफ़ी मात्रा में अवसाद यहाँ इकट्ठा कर रही थी। और जैसे ही अपनी इंडियन प्लेट टकराई तो ये जो अवसाद थे ये ऊपर की तरफ उठ गए, और जैसे ही ये अवसाद ऊपर की तरफ उठे तो दोस्तों वही बन गया हिमालय, है ना। क्योंकि ये जो प्रक्रिया वलन के तहत हुई है, इसीलिए हम लोग हिमालय को दोस्तों वलित पर्वत भी कहते हैं या फोल्डेड माउंटेन भी कहते हैं। क्योंकि जो अपना हिमालय है वो अभी अभी नया पर्वत है ना, तो दोस्तों इसे हम लोग यंग फोल्ड माउंटेन या युवा वलित पर्वत भी कहते हैं। तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है। देखिए पहले हम कवर कर दे रहे हैं फिर पढ़ते हैं। ये जो मेंटल है ना, ये तो है 3200 किलोमीटर तक, और ये जो दोस्तों क्रोड है ये है लगभग 3500 किलोमीटर तक, ठीक। इसकी जो ये है गहराई है, ठीक। लेकिन अब अगर पूछ दे कि आयतन किसका ज़्यादा है, तो आप लोग
सिर्फ इस डाटा से कि इसकी जो क्रोट की गहराई है वो 35 किलोमीटर है और मेंटल की जो गहराई है वो 29 किलोमीटर कम है। तो आप लोग मेंटल का जो है, जो मेंटल का आयतन है वो आप ज़्यादा मत लगा देना, ठीक। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप लोग ये देखिए जो मेंटल है इसका क्षेत्रफल कितना ज़्यादा है ना। अगर ये हम लोग देखा जाए, इसको एक वृत्त मान लिया जाए पृथ्वी का, तो देखिए कितना ज़्यादा क्षेत्रफल है। हालांकि जो पृथ्वी गोला है तो हम लोग इसमें क्या कंसिडर करेंगे, इसका जो आयतन है, आयतन देखिए इसका कितना ज़्यादा है, देख रहे हैं है ना, बहुत ज़्यादा है ना। तो दोस्तों यहाँ तक के मालूम है कितना फर्क आएगा। ये जो मेंटल वाली परत है ये 84%, कितना 84% लिए हुए आयतन, भूपर्पटी 1%, और जो दोस्तों ये है कौन सी क्रोड है, ये सिर्फ और सिर्फ 15% आयतन लिए हुए, ठीक। तो अभी हम लोग इसको भी आगे समझते हैं। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। तो देखिए सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो सबसे आंतरिक परत है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्रोड। और एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन करते हैं। जो दोस्तों भूपर्पटी जो सतह है दोस्तों, ये दो चीज़ें, दो है, एक तो है महाद्वीपीय संहति और एक है महासागरीय। जो महाद्वीपीय संहति है उसकी मोटाई है 35 किलोमीटर और जो महासागरीय संहति है उसकी है कितनी, 5 किलोमीटर, ठीक। महाद्वीपीय संहति किससे बनी है, वो बनी है सिलिका प्लस एल्यूमिना से, इसीलिए इसे कहते हैं Cl। और जो दोस्तों महासागरीय है संहति वो बनी है सिलिका प्लस मैग्नीशियम से, इसलिए इसे कहते हैं सीमेंट, ठीक। तो अब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, अब हम लोग आगे चलते। तो इसकी जो दोस्तों है क्रोड की जो सबसे आंतरिक परत है इसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर, अभी हमने समझ लिया है। यह मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी होती है। दोस्तों जितने भी स्टेटमेंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छा से अपने आँख कान खोल के अच्छे से देखना और पढ़ना है, ठीक। इसे निफे कहते हैं तथा ये किससे बनी है, निखिल तथा पेहरा से बनी है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, निफे। याद रखना क्या पता चला, जो महाद्वीपीय संहति है किससे बनी है, सिलिका प्लस एल्यूमिना, उसे कहते हैं Cl। और जो दोस्तों महासागरीय संहति है वो बनी है सिलिका प्लस मैग्नीशियम, उसे कहते हैं सीमेंट। अब जब बात इसकी आ जाएगी कि इसकी क्रोड की, तो ये बनी हुई है दोस्तों निकिल प्लस फेरस से, है ना, निकिल प्लस फेरस से, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, निफे कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। हमने कहा है जब जितना आप केंद्र में जाएंगे उतना जो ताप और दाब है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा अंदर की तरफ है, तो इसका जो ताप और दाब है वो और भी ज़्यादा उच्च है, ठीक। अच्छा देखिए यहाँ पर कवर किया गया जो अभी हमने बात की है, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही भूपर्पटी है और जो 84% है वो मेटल है और 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6371 किलोमीटर। अब हम लोग पढ़ेंगे शैल एवं खनिज के बारे में। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। देखिए दोस्तों जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं पीसीएस या यूपीएससी के लिए, तो उनको यहाँ से बहुत प्यारी सी डेफिनेशन भी मिलती जाएगी। कह रहा है कि पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है, ठीक है। अच्छा शैल किसे कहते हैं ये भी समझ लेते हैं। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी, जो पृथ्वी की परपटी बनाती है, जो भूपरपटी किससे बनी है, शैलों से तो बनी हुई है, ठीक। तो पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को, प्राकृतिक पिंड यहाँ पर क्यों नाम लिया गया है, क्योंकि मानव द्वारा निर्मित नहीं है, ये सब कैसा है, प्राकृतिक पिंड है। तो अब समझ गए आप लोग। तो अगर कभी भी शैल के बारे में पूछे तो आप शैल की सबसे पहले डेफिनेशन लिख सकते हैं, कौन सी, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन के हो सकते हैं, ठीक। मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं शैलें, है ना। जो शैलें हैं याद रखना, आपने सुना भी होगा, पढ़ा होगा, है ना, पहले की क्लासों में भी, है ना, और ऐसे भी आप लोग ने पढ़ा होगा लूसेंट में, अगर जो लूसेंट पढ़ते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा पढ़ा होगा, है ना। तो मुख्य रूप से शैल कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है दोस्तों आग्नेय शैल जिसे हम लोग इग्नियस रॉक भी कहते हैं, एक होती है अवसादी शैल जिसे हम लोग सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं, और दोस्तों तीसरी होती है कायांतरित या इसे ही हम लोग रूपांतरित शैल भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। अब तीनों के बारे में एक एक करके अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे आग्नेय शैल के बारे में, और ये भी दोस्तों इसके दो प्रकार होते हैं। एक होती है अंतर्भेदी आग्नेय शैल और दूसरी होती है बहिर्भेदी आग्नेय शैल, है ना। अब देखिए इसको अच्छे से समझना है, आपको बस बने रहना है लास्ट तक वीडियो में, और अपना अच्छा सा जो कंसंट्रेशन है पूरी तरह से यहाँ पर बना के रखना है, ठीक। तो देखिए क्या कह रहा है, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। आप सभी को पता है जो मैग्मा है, ठीक, पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें हैं वो किस फॉर्म में है, मैग्मे के रूप में है ना, मतलब कि पिघली हुई चट्टानें हैं। तो जो द्रवित मैग्मा है वो ठंडा होकर ठोस हो जाता है। भैया ये अगर पूछ दे कि जो आग्नेय चट्टानें वो किससे बनती हैं,
तो भैया जब ये जो द्रवित मैग्मा है, सिंपल सी बात है, या तो पृथ्वी के बाहर आकर ठंडा होगा या पृथ्वी की सतह पर आकर, मतलब सतह के थोड़ा सा अंदर जो है वो धीरे धीरे ठंडा होगा। तो ये जो ठंडे होते हैं दोस्तों, इसी से क्या बन जाती है, आग्नेय राख बन जाती है, या इग्नियस रॉक बन जाती है, या आग्नेय चट्टान बन जाती है। ठीक, इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं, इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ठीक, आग्नेय सेल दो प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी सेल एवं बहिर्भेदी सेल। तो देखिए एक चीज आपको और पता चला कि अगर पूछ दे कि आग्नेय सेल, प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, तो दोस्तों जो इग्नियस राख है, आग्नेय सेल है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल दो प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी सेल एवं बहिर्भेदी सेल। मतलब कि एक होता है दोस्तों अंतर्भेदी सेल, जब दोस्तों जो मैग्मा है वो पृथ्वी की सतह के अंदर ही ठंडा हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं अंतर्भेदी सेल, है ना, नाम से स्पष्ट हो रहा होगा। लेकिन जब ये जो मैग्मा है पृथ्वी के आकर बाहर ठंडा होगा तो इसे हम लोग बहिर्भेदी सेल कहते हैं। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। देखिए इसका मतलब क्या है, जब तक पृथ्वी की सतह के अंदर ये है, ठीक, ये जो चट्टान है पिघले हुए फॉर्म पे, जब तक ये पृथ्वी की सतह के अंदर है तब तक हम लोग इसे मैग्मा कहते हैं। लेकिन ये जब धधकता हुआ जो चट्टान का गोला पृथ्वी के बाहर आ जाता है, सतह के बाहर, तो इसे हम लोग लावा कह देते हैं। बस इतना सा अंतर है, मैग्मा जब तक अंदर है सतह के, और लावा कब हो जाएगा, जब बाहर आ जाएगा। ठीक, पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है ना, जो कि अभी हमने बात की। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। बहिर्भेदी का मतलब क्या है, जब ये जो लावा है, ठीक, ये जो मैग्मा है, ये बाहर आ जाता है, पृथ्वी की सतह के बाहर आ जाता है। सिंपल सी बात है, अब जब पृथ्वी की सतह के बाहर आएगा दोस्तों, तो क्या होगा, ये वायु के संपर्क में आएगा, नमी के संपर्क में आएगा, तो ये बहुत जल्दी ठंडा होगा। और जब बहुत जल्दी ठंडा होगा दोस्तों, तो इनके जो कण हैं उनको जुड़ने को टाइम नहीं मिलेगा। ये जो चट्टाने हैं इनको जुड़ने में टाइम तो मिलेगा नहीं, है ना, ये तुरंत ठंडा हो जाएगा। अब जब ठंडा होगा तो सिंपल बात है, कहाँ जुड़ पाएगा जल्दी, तो इसकी जो संरचना होगी वो महीन दानों वाली होगी, मतलब कि जोड़कर ये बड़ा आकार लेने का इनको टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक, तो इतने से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो इनकी संरचना है वो बहुत महीन दानों वाली होती है। अच्छा, क्यों होती है महीन दानों वाली, है ना, ये हमने स्पष्ट कर दिया। अभी हमने बात की है जो एनसीईआरटी है दोस्तों, ये क्या है, समरी है, इसको डिकोड करके पढ़ना जरूरी है। अब आपने ये चीज़ अच्छे से डिकोड कर ली है कि क्यों ये दोस्तों महीन दानों वाली होती है, तो अब आप कभी नहीं भूलोगे कि देखिए यही स्टेटमेंट बनाएगा, ये नहीं पूछेगा आग्नेय राख कितने प्रकार के सेल है ना, इनके नाम लिखो, ये सब नहीं आएगा। सीधा ये प्रीलिम से पूछ देगा कि जिनकी संरचना महीन दाने वाली होती है उसे क्या कहते हैं, अंतर्भेदी आग्नेय सेल या बहिर्भेदी। ठीक, तो अब आप समझ गए होंगे जो बहिर्भेदी आग्नेय सेल है उसकी संरचना महीन दानों वाली होती है ना। अच्छा, इसका उदाहरण पूछ सकते हैं, तो याद रखना उदाहरण के लिए बेसाल्ट, ठीक, याद रखना आप लोग। तो दोस्तों देखिए इससे क्या क्या पता चल रहा है आपको, देखते जाइए। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, तो एक चीज़ ये पता चला, ये जो बेसाल्ट है एक किससे बनी है, ये बनी है आग्नेय चट्टान से। लेकिन अगर दोस्तों ये भी पूछ दें कि किस आग्नेय चट्टान से बनी है, तो आपको बताना है बहिर्भेदी आग्नेय सेल से बेसाल्ट की चट्टानें बनी हुई हैं। लेकिन अगर पूछ दें कि जो दक्कन का पठार है ये किससे बना हुआ है, तो दोस्तों याद रखना दक्कन का जो पठार है वो बेसाल्ट सेलों से बना हुआ है, मतलब इसमें जो बेस है वो ज़्यादा होता है। ठीक, तो देखिए क्या क्या पता चला इससे, एक तो आपको ये पता चला जो द्रवित लावा जो है पृथ्वी की सतह पर आता है या तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है ना। तो एक चीज़ ये पता चला कि जब जो द्रवित लावा है वो पृथ्वी की सतह के बाहर आकर ठंडा होता है तो उससे बनती है बहिर्भेदी आग्नेय सेल। इसका उदाहरण कौन सा है दोस्तों, बेसाल्ट। कौन सा, बेसाल्ट। बेसाल्ट की चट्टान से कौन बना है, दक्कन का पठार। ठीक, देखिए दोस्तों एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका जो है कुछ भी छूटेगा नहीं, मतलब चाहे एग्जाम कितना भी घुमा ले, है ना, आपका जो है हर एक पॉइंट जो है अच्छे से कवर होगा। तो बहिर्भेदी के बारे में हमने समझ लिया। अब है दोस्तों कह रहा है कि इस प्रकार से देखिए, अब कह रहा है द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपटपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, मतलब कि बाहर नहीं आकर भूपटपटी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है ना, सतह के अंदर, है ना। तो फिर कह रहा है इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्भेदी आग्नेय सेल। सिंपल सी बात है, अंदर ठंडा हो रहा है तो अंतर्भेदी कहेंगे, बाहर ठंडा हो रहा है तो बहिर्भेदी कहेंगे। अच्छा, धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। अच्छा, इस स्टेटमेंट को हम लोग समझते हैं। धीरे धीरे भैया जब ठंडा होगा, सिंपल सी बात है, अंदर से क्या, सतह के अंदर एकदम लावा रूप, मतलब कि जो धधकते हुए गोले के रूप में होती है ना चट्टान। तो सिंपल सी बात है, आप लोग जब देखते होंगे अगर किसी चीज़ को जोड़ना हो, जैसे लोहे को जोड़ना हो तो पहले लोहे को कस के तपाया जाएगा, या सोने को जोड़ना हो तो कस के तपाया जाएगा, फिर वो जुड़ नहीं जाते हैं ना, अगर जोड़ना होता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों,
जब बात हम लोग कर रहे हैं चट्टानों की, तो अगर ये अंदर होंगे सतह के अंदर, जब सतह के जब अंदर दोस्तों आकर ठंडा होना होगा इन्हें, तो ये जो है ये वायु और तथा जो नमी है इनके संपर्क में आ नहीं पाएंगे। जब वायु तथा नमी के संपर्क में नहीं आ पाएंगे दोस्तों, तो एक चीज़ कन्फर्म है कि इनको जुड़ने में काफ़ी टाइम मिल जाएगा, है ना, क्योंकि ये ठंडी अब धीरे धीरे होंगी। जब ठंडी धीरे धीरे होंगी, टाइम लेंगी, तो इनको आपस में जुड़ने में भी काफ़ी टाइम मिल जाएगा। अब जब ये आपस में जुड़ने का टाइम मिल जाएगा, तो दोस्तों जो इनकी संरचना है ना, वो बहुत बड़े दाने वाले होंगे, क्योंकि ये सब जुड़ के अपने जो महीन शेप है इसको दोस्तों काफ़ी बड़ा बना देंगे। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर होगी। देखिए, कहने का तात्पर्य इतना है कि जो बहिर्भेदी चट्टानें हैं इनकी संरचना महीन दानों वाली होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनको जुड़ने का टाइम नहीं मिल पाता है ना, तुरंत ठंडी हो जाती हैं। और जो अंतर्भेदी आग्नेय हैं इनको जुड़ने के लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है ना, क्योंकि धीरे धीरे ठंडा होती हैं, पृथ्वी के सतह के अंदर है ना, क्योंकि वायु और नमी बहुत ज़्यादा अच्छे से इन पर काम नहीं कर पाती। अच्छा, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है ना। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। तो देखिए, एक चीज़ पता चला, अगर बहिर्भेदी की बात की जाए तो बेसाल्ट चट्टान, उसका उदाहरण कौन सा है? दक्कन का पठार। ठीक, लेकिन अगर बात की जाए अंतर्भेदी आग्नेय शैल की, तो उसका दोस्तों बेस्ट उदाहरण है ग्रेनाइट। क्या है? ग्रेनाइट। ठीक, अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे किसके बारे में? अवसादी चट्टान के बारे में या सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। उससे पहले लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये हम लोग समझ लेते हैं, जो जो दोस्तों आप सभी को पता है, आग्नेय शैल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इग्नियस, है ना। और जो दोस्तों अवसादी शैल इसे कहते हैं सेडिमेंट्री, और जो दोस्तों रूपांतरित या कायांतरित शैल है इसे हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फिक। तो दोस्तों ये जो इग्नियस राख है ना, ये लैटिन शब्द इग्नियस से बना है जिसका अर्थ है अग्निस। सेडिमेंट्री का नाम है, सेडिमेंट्री भी लैटिन शब्द से बना है जिसका नाम है स्थिर। लेकिन जो दोस्तों ये मेटामॉर्फिक है ये बना है ग्रीक शब्द से। तो आप लोग को ये याद रखना है, अगर पूछ दे कि इग्नियस और सेडिमेंट्री ये किस भाषा का शब्द है, तो याद रखना लैटिन भाषा का। लेकिन जो मेटामॉर्फिक है ये बना है दोस्तों ग्रीक भाषा का, ग्रीक भाषा के शब्द से, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। अच्छा, ये आप लोग अभी समझ जाएंगे कि जो मेटामॉर्फिक है इसे रूप परिवर्तन क्यों कहते हैं। क्योंकि दोस्तों सिंपल सी बात है, ये जो है अपना रूप परिवर्तन कर लेती है। मतलब कि जब आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान ताप या दाब में, है ना, दाब तथा दाब के कारण अपने रूप को परिवर्तन करती हैं, है ना, रूप में परिवर्तन करती हैं, तो इस प्रकार से जो दोस्तों शैल बनती है इसे हम लोग कहते हैं कायांतरित शैल। ठीक, जो कि आगे कवर किया गया है ना, समझते हम लोग अच्छे से। अच्छा, जीवाश्म समझ लीजिए पहले। जीवाश्म कहता है शैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। अच्छा, ये याद रखना, जो जीवाश्म है ना वो सिर्फ अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं वो अभी हम लोग बात करते हैं। ठीक, अवसादी शैलों में शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर, है ना, शैल लुढ़क कर, सिंपल सी बात है, पृथ्वी में गति तो हो ही रही है, पानी के जरिए हो रही है, हवा के जरिए हो रही है ना, बाह्य बाह्य गति की बात कर रहे हैं जो। तो ये जो शैल है इनमें भी दोस्तों कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा ही, ये लुढ़केंगी, टूटेंगी, है ना, चिटकेंगी, ये सब तो होना ही होना है। तो दोस्तों शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अवसाद कहते हैं। कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं, ये जो क्रिया है अपक्षय की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? वेदरिंग की, है ना। चट्टानों का टूटना, शैलों का टूटना, ये क्या कहलाता है? वेदरिंग तो कहलाता है ना। तो सेम वही चल रहा है, बस आपको कनेक्ट करके पढ़ना है चीज़ों को। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा कर जमा कर दिए जाते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, ये पूरा प्रोसेस वैसे नहीं हो रहा है। पहले वेदरिंग और फिर दोस्तों जो इरोजन होता है, क्या कहते हैं, जिसको अपर्दन कहते हैं। ठीक, तो सेम वैसा ही लग रहा है ना। यह अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। अब आप लोग खुद बताइए, वहाँ पहले से सिंपल सी बात है, पेड़ों के अवशेष होंगे कि नहीं होंगे? पेड़ों के अवशेष होंगे। ठीक, और वहाँ पर दोस्तों जंतुओं की हड्डियाँ होंगी, उनके अवशेष होंगे। तो अब ये जो दोस्तों अवसाद है उनके ऊपर ही तो जाकर इकट्ठा होंगे, जाके उन्हीं के ऊपर तो जमा होंगे। तो यही रीजन है दोस्तों, अगर पूछा जाता है जीवाश्म शैल जो है वो कहाँ पाया जाता है, ये जो जीवाश्म है वो किन शैलों में पाया जाता है? अवसादी शैलों में ही पाया जाता है। ठीक, ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। ठीक, इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। ठीक, तो आप लोग इतना समझ चुके होंगे, अवसादी शैल जो है वो अवसाद से बनी होती है, पत्थरों के मतलब शैलों के टुकड़ों से बनी होती है ना, जो कि लुढ़क कर, टकरा कर नदी या हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा कर दिया जाता है। ठीक, उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन शैलों पर रहे हैं वे जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो देखिए अब दोस्तों,
तीन चीज़ पता चली। सबसे पहले तो जो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर क्या बनाता है, आग्नेय चट्टान बनाता है। और फिर दोस्तों आग्नेय चट्टान में भी दो रूप हैं, एक है अंतर्भेदी और दूसरा है बहिर्भेदी। अंतर्भेदी मतलब जो सतह के अंदर चट्टान ठंडी हो जाए, है ना, और लेकिन इनको जो है ठंडा होने में दोस्तों टाइम लगता है, तो इसलिए इनकी संरचना बड़े दानों वाली होती है, क्योंकि इनको जुड़ने में टाइम मिल जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, हमने पढ़ा था ग्रेनाइट। लेकिन अगर बात कर दी जाए बहिर्भेदी आग्नेय शैल की, तो ये पृथ्वी की सतह के बाहर आकर ठंडी होगी और ये बहुत जल्दी से तेजी से ठंडी होती है, तो इनको जुड़ने का टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए इनकी जो संरचना होती है वो महीन दानों वाली होती है। कैसे होती है, महीन दानों वाली संरचना इनकी होती है। और इसका सिंपल सा एग्जांपल हमने कौन सा दिया था दोस्तों, बेसाल्ट। ठीक, जो बेसाल्ट होता है ना, वो इसी प्रकार की चट्टान से बना होता है। किससे, बहिर्भेदी आग्नेय शैल से। अच्छा, बहिर्भेदी जो ये जो बेसाल्ट चट्टान, इससे क्या बना हुआ है, दक्कन का पठार बना हुआ है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें हमने समझ ली। अब अवसाद के बारे में क्या पढ़ा कि ये जो है दोस्तों अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। क्या बनाते हैं, शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार के शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। अच्छा, इसका उदाहरण क्या था, बलुआ पत्थर, है ना, रेत के दानों से बना है। ठीक, तो याद रखना जो बलुआ पत्थर ये किसका एग्जाम्पल है, ये है अवसादी चट्टान के, जिसे हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं। ठीक, फिर आगे कह रहा है आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है, क्या सिर्फ आग्नेय शैली उच्च ताप और दाब में रूपांतरित शैल में कन्वर्ट होती हैं, या दोस्तों अवसादी भी? तो याद रखना दोनों। ठीक, कुछ भी स्टेटमेंट बना सकता है, आपको अपने आँख कान खोल के अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि एग्जाम में कोई भी गलती आपसे ना हो। ठीक, आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में, है ना, और चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में। अच्छा, जो चिकनी मिट्टी है आग्नेय शैल का उदाहरण है, ये किसमें दोस्तों परिवर्तित हो जाती है, स्लेट में। और चूना पत्थर, अभी अभी हमने बात की, जो चूना पत्थर है वो किसका है जैसे हम लोग बलुआ पत्थर भी कह देते हैं, ये है दोस्तों किसका उदाहरण, अवसादी शैल का। और ये किसमें परिवर्तित हो जाती है, उच्च ताप और दाब के कारण संगमरमर में। ठीक, अच्छा, बलुआ पत्थर से पता क्या बना हुआ है, जो अपना लाल किला है दिल्ली का, वो दोस्तों जो रेड फोर्ट है वो किससे बना हुआ है, बलुआ पत्थर से बना हुआ है। फिर आगे कह रहा है शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए सात पत्थर, चिबिड्डी, गिट्टी, है ना। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एकदम बिल्कुल सही बात है, सबने अपने बचपन में इस प्रकार के कई खेल खेले ही होंगे, है ना। और हो सकता है उनका हर क्षेत्र में अलग अलग नाम हो, लेकिन खेले जरूर होंगे। ठीक, तो आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे अपने बचपन से भी। अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। अभी ये चीज़ हम लोग समझेंगे। ठीक, एक शैल से दूसरे में परिवर्तित होने की जो इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। मतलब जो अभी ये जो है इस चित्र के माध्यम से अभी समझना। ठीक, आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। आग्नेय शैल जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। ठीक, अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। तो आपने समझा, इसी को शैल चक्र कहते हैं। फिर से समझिए, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करती है। एक हिसाब से रिवीजन हो रहा है। ठीक, अवसादी शैल इसे कहते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाती हैं। तो ये तीन चीज समझ लिया आपने। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। अच्छा, द्रवित मैग्मा बन गया, जिससे क्या बना था, आग्नेय चट्टानें। अब ये जो द्रवित मैग्मा है फिर से ठंडा होकर आग्नेय शैल बनेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर एक आपने पढ़ा होगा छोटे में संस्कृत में चैप्टर, फिर चुईया की चुईया, वही वाला हाल है। ठीक, समझ गए आप लोग। अच्छा, अब हम लोग इसको समझते हैं, ये जो शैल चक्र है इसको अच्छे से समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो मैग्मा है, देखिए तीर का मतलब समझना। ये जो मैग्मा है दोस्तों, मैग्मा क्या बनता है, आग्नेय शैल बनता है। क्या बनता है, आग्नेय शैल। अच्छा, आग्नेय शैल क्या बन जाता है, मैग्मा। दोनों तरफ तीर का जो मतलब है, दोनों तरफ जो तीर का मुंह है, इसका मतलब ये है कि मैग्मा बनेगा आग्नेय शैल में और आग्नेय शैल ही बन जाएगा किसमें, मैग्मा में। अब ये देखिए, मैग्मा शैल जो है वो अवसादी चट्टान बनता है। क्या बनता है, अवसाद, मतलब कि अवसाद बनता है। सिंपल सी बात है, अवसाद आग्नेय शैल तो बनेगा नहीं।
फिर अवसाद बनेगा, अवसादी सेल, और अवसादी सेल से भी तो अवसाद टूटेंगे ना, सेडिमेंट है ना, तो ये दोस्तों अवसादी सेल से अवसाद बन सकता है। ठीक, अब आगे कह रहा है आग्नेय सेल से दोस्तों देखिए मैग्मा तो बनेगा, और आग्नेय सेल से क्या बन जाएगा, कायांतरित सेल भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कायांतरित सेल भी बन जाएगी। ठीक, चीज़ों को समझते रहिए। फिर दोस्तों अवसादी जो सेल है अवसादी सेल से दोस्तों क्या बनेगा, मैग्मा बनेगा, है ना, और अवसादी सेल से ही कायांतरित सेल बनेगी, ये तो हमने समझ लिया है। कायांतरित सेल से भी दोस्तों मैग्मा बनेगा, और अवसादी सेल से मैग्मा बनेगा, और दोस्तों कायांतरित सेल से क्या बन जाएगा, अवसाद। कुल मिला के जो अवसाद है वो सबसे बन सकता है, सिर्फ मैग्मा को छोड़ के। ठीक, तो आई थिंक ये जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम लोग आगे समझ चलते हैं। अब हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में, अच्छा देखिए इसमें भी एक जो डेफिनेशन है काफ़ी अच्छी दी गई है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक, सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में, अच्छा ये जो सेल है किससे बनी होती है, खनिजों से तो बनी होती है। लौह अयस्क पाए जाते हैं, है ना, एल्यूमिनियम पाया जाता है ना, तो कई प्रकार के जो अयस्क है वो पाए जाते हैं इसमें, जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण या संगठन होता है ना। तो ये दोस्तों डिफरेंस आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला है ना, ये सब क्या है, खनिज के तत्व अंतर्गत है। प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम, हालांकि जो इनको बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो दोस्तों ये सब किस में आ जाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन में, ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन में आ जाते हैं, जिनका उपयोग हम लोगों को काफ़ी सोच समझ के करना चाहिए, अंधाधुंध नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो है इनका जो भंडार है वो सीमित है। कैसा है, सीमित भंडार है। अच्छा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की बात की जाए तो ये तो नवीकरणीय, मतलब कि ऐसा है कि इनका कोई दिक्कत नहीं है ना, ये जो है मतलब कि ये जो है काफ़ी, इनका चाहे जितना यूज करो ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे जब तक सूरज है अपना। ठीक, अब सूरज खत्म होगा, 5 अरब साल जी चुका है, 5 अरब साल उसकी एज और है, तो तब तक दोस्तों इंसान जो है, इंसान की कई पीढ़ियाँ निकल चुकी होंगी। लेकिन इनका जो है, इनका अत्यधिक जो दोहन है बहुत सोच समझ के करना चाहिए, जितने भी ये अनवीकरणीय संसाधन है ऊर्जा के। ठीक, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना और यूरेनियम। ठीक, ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ चुके। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ठीक, देखते हैं आप लोगों ने कितना समझा और सीखा। पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं, तो देखिए हमने पढ़ा है सबसे ऊपर भूपर्पटी, है ना। देखिए जल्दी से रिवीजन कर रहे हैं। ठीक, बने रहना आपको लास्ट तक, छोड़ना कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि रिवीजन तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। पृथ्वी की 3 परतें हम लोगों ने कौन कौन सी पढ़ी, एक है भूपर्पटी, दूसरी मेंटल, और तीसरी कौन सी है दोस्तों, तीसरी है क्रोट। भूपर्पटी में भी दोस्तों जो महाद्वीपीय संहति है उसकी मोटाई कितनी है, 35 किलोमीटर, और जो दोस्तों महासागरीय संहति है उसकी मोटाई कितनी है, 5 किलोमीटर। महाद्वीपीय संहति किससे बनी है, महाद्वीपीय संहति बनी है सिलिका प्लस एल्यूमिना से, जिसे हम लोग सीएल कहते हैं, और जो महासागरीय संहति है वो बनी है सिलिका प्लस दोस्तों किससे, मैग्नीशियम से, जिसे हम लोग सीमे कहते हैं। फिर उसके, अच्छा ये सबसे ऊंची परत होगी भूपर्पटी, जिसमें खनिज है ना, सेल सब पाए जाते हैं। भूपर्पटी से नीचे कौन सी है दोस्तों, मेंटल है ना। ये इसकी मोटाई कितनी है दोस्तों, इसकी मोटाई है 3100 किलोमीटर। कितनी है, 3100 किलोमीटर इसकी मोटाई या गहराई हम लोग कुछ भी कह सकते हैं। इसमें जो चट्टाने हैं वो पिघले हुए फार्म में है। ठीक, फिर उसके नीचे कौन सी दोस्तों चट्टान है, उसके नीचे है क्रोड, जिसकी जो गहराई है, मोटाई है वो कितनी है, 3500 किलोमीटर, है ना। और ये किससे बनी हुई है, निकिल और फेरस से, इसीलिए हम लोग इसे निफे कहते हैं। आयतन के मामले में आयतन सबसे ज़्यादा किसका है, वो है मेंटल का, कितना 84%, और दोस्तों भूपर्पटी का 1%। अगर बात कर दी जाए किसकी, क्रोड की, तो कितना बचा, 15%, मतलब कि 15% किसका है, क्रोड का है। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब कह रहा है दोस्तों सेल क्या है ना। तो अभी हमने समझ लिया दोस्तों सेल क्या होता है। देखिए सेल 3 प्रकार की होती है। ठीक, जो पृथ्वी की चट्टान है, जो पृथ्वी की भूपर्पटी है, ये कई प्रकार की सेलों से तो बनी हुई है। ठीक, सेल किससे बनी हुई है, खनिज से बनी हुई है ना। तो सेल भी होती कितने प्रकार की हैं दोस्तों, 3 प्रकार की होती है। जो गाँव में पूछ रहा है क्वेश्चन कि 3 प्रकार के सेलों के नाम लिखिए, एक होती है आग्नेय, एक होती है अवसादी, और एक होती है रूपांतरित। आग्नेय में भी एक होती है अंतर्वेदी, एक होती है बहिर्वेदी। अंतर्वेदी जिनकी जो संरचना होती है ये किसके, बड़े दानों वाली होती है, और बहिर्वेदी की महीन दानों वाली। अंतर्वेदी का दोस्तों उदाहरण क्या है, ग्रेनाइट। बहिर्वेदी का उदाहरण क्या है, बेसाल्ट, है ना, दक्कन का पठार। रूपांतरित सेल का उदाहरण क्या है, बलुआ पत्थर। नहीं, जो अवसादी का क्या है उदाहरण, वो है बलुआ पत्थर। और अगर बात कर दे रूपांतरित का, तो रूपांतरित का है संगमरमर। ठीक, बहिर्वेदी एवं अंतर्वेदी सेल का निर्माण कैसे होता है, ये हमने पढ़ लिया अच्छे से। जब दोस्तों जो द्रवित लावा होता है पृथ्वी की सतह के अंदर ठंडा हो जाता है तो बनती है अंतर्वेदी सेल, और जब यही पृथ्वी की सतह के बाहर आकर ठंडा होता है तो इससे बनता है किससे, बहिर्वेदी सेल। ठीक, और अंदर अगर हो रहा है तो अंतर्वेदी सेल। सेल चक्र से आप क्या समझते हैं, हम लोग समझ चुके हैं। जो आग्नेय चट्टान है उससे क्या बनता है, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान से अवसाद बनेगा, अवसाद से अवसादी चट्टान बनेगी, अवसादी चट्टान से कायांतित चट्टान बनेगी,
है ना। फिर ये जो कायांतित और जो आग्नेय और अवसाद, इससे फिर से क्या बन जाएगा, मैग्मा बन जाएगा, है ना। तो कुल मिला के यही जो है शैल चक्र होता है। शैलों के क्या उपयोग है ये भी हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, जैसे सड़क बनाने में, है ना, अच्छी अच्छी इमारतों को बनाने में, है ना। ये जो जितने भी शैलों का उपयोग है ये हम लोग समझ चुके हैं। कायांतित शैल क्या है ये सब हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, अभी बात कर ली है। अब सही गलत पर आते हैं। द्रवित मैग्मा से बने जो शैल होते हैं उससे क्या कहते हैं, आग्नेय शैल। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड, ठीक। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है, खनिज के, किसके, खनिज के, ठीक। शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं वो दोस्तों हमने बात कर लिया था, जो अवसादी शैल होते हैं उसी में जीवाश्म होते हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है दोस्तों, भूपर्पटी, है ना। फिर निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। क्रोड, क्रोड है दोस्तों क्या, एक मिनट, अच्छा ये कह रहे हैं कि जो खनिज वो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, तो इसमें तो यार आधा दिया, आधा तो हटा ही दिया है। तो दोस्तों इसमें कह रहा है जो खनिज है, देखिए एक तो चीज़ हमने समझ ली, जो शैल है इससे क्या बनता है, सड़क एवं इमारतें बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा क्रोड जो है ये तो एकदम अंदर है, तो पृथ्वी की सतह पर तो पाया नहीं जाएगा, है ना। जो पृथ्वी की सतह पर ये तो क्रोड पाई नहीं जाएगी, तो खनिज को हम लोग मिला देते हैं पृथ्वी की सतह पर, है ना। खनिज पृथ्वी की सतह पर होंगे। अच्छा क्रोड है दोस्तों, इसको हम लोग सिलिका प्लस एल्यूमिना से तो मिला नहीं सकते हैं, क्योंकि जो सिलिका एल्यूमिना से क्या बना रहता है, महाद्वीपीय संहति बनी रहती है भूपर्पटी की। तो क्रोड तो निकिल और फेरस से बनेगा, तो का तो कोई भी यहाँ पर मिलान नहीं है, ठीक, मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा ये नीचे तक है भाई, हम समझ रहे हैं कि ये क्या दिक्कत हो रही है। अच्छा चलो समझ लेते हैं अच्छे से, हाँ चलो आइए। क्रोड जो है दोस्तों, एक मिनट, अगर बात की जाए क्रोड की, क्रोड क्या है, ये सबसे भीतरी परत है। का को मिलाएंगे हम लोग 5 से, क्या मिलाएंगे, 5वें नंबर से। फिर कह रहा है खनिज, खनिज के बारे में क्या पढ़ना, इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, ये हो गया खनिज, ठीक। फिर दोस्तों बात कर रहा है शैल की, एक मिनट, सीएल की। पहले सीएल को मिलाते हैं, चा का क्या हो जाएगा दोस्तों, सिलिका प्लस एल्यूमिना से बना है, किससे बना है, सिलिका प्लस एल्यूमिना से। फिर चिकनी मिट्टी की बात की जाए, जो चिकनी मिट्टी है किस में बदल जाती है, स्लेट में बदल जाती है, जिसे हम लोग फिर क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान कहते हैं। फिर अब क्या बचा दोस्तों, अब बचा है हमारा शैल, बचा, क्या बचा है दोस्तों, अब बचा है दोस्तों हमारा शैल। शैल कहाँ पाया जाता है दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर पाई जाती है। तो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं ना, सारे क्वेश्चन भी हो चुके हैं। अब ये जो कारण बताना है ये आपको खुद बताना है। हम पृथ्वी के केंद्र तक क्यों नहीं जा सकते, तो आप सभी को पता है दोस्तों, जितना आप लोग भीतर जाओगे, अंदर जाओगे पृथ्वी के, उतना ज़्यादा ताप और जो दाब है वो बढ़ने लगेगा, है ना। तो वहाँ पर सर्वाइव करना, या इंसान तो छोड़ो, इंसान तो एकदम नहीं कर सकता। कोई भी जो दोस्तों मेटल या हम कोई भी ऐसी चीज़ भेजेंगे जो पृथ्वी के सतह के अंदर तक जाए, तो वहाँ पर वो अपने फार्म में रह ही नहीं पाएगी। जब देखिए चट्टाने जो है वो मेंटल वाली परत में ही पिघले हुए फार्म में, तो जब करोड़ तक आप पहुँचोगे तो सोचो क्या हाल होगा। अवसादी सेल अवसाद से बनती है, इसका कारण बताना है ना, ये सब आप लोग अच्छे से बता सकते हो, बल्कि 100 से 150 शब्दों में बता सकते हो। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है, ये सब आप लोग अच्छे से बता सकते हो ना। ताप और दाब के कारण है ना, इसका जो रूप है वो परिवर्तित हो जाता है। तो आई थिंक ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, है ना, क्योंकि दोस्तों जो एनसीईआरटी है इसे डिकोड करके पढ़ना जरूरी है, और इसमें हम आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं, है ना। और लास्ट तक, इंटर तक ऐसे ही पढ़ना है डिकोड करके। बाकी कुछ रिसोर्सेज की कमी है, थोड़ा सा आप लोग और रुकिए, फिर हम आपकी जो स्टडी है इसको और अच्छा ईजी बनाने की पूरे प्रयास करेंगे, ठीक। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़िए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।